अभी तक हमने इस चैप्टर में देख लिया था आनुवंशिकता का मतलब क्या है। और मुझे उम्मीद है कि आपने ये जो आनुवांशिक विभिन्नता के अंतर्गत मैंने प्रयोग करने को बोला था ये करके देखा होगा। अपने आसपास लोगों को देखा होगा किन के कण पल्लव जुड़े हुए हैं, किन के अलग हैं, और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। अगर नहीं करा है, भूल गए हो तो कल करो, है ना, लेकिन करके देखो। ये हमको टॉपिक से जोड़ता है। एक्चुअली में साइंस में, सोशल साइंस में हम जो भी पढ़ रहे हैं, मैथ्स में हम जो भी पढ़ रहे हैं, यदि उसको हम आसपास देख पाते हैं तो चांसेस हैं आप उस टॉपिक को ज़्यादा नज़दीक से पढ़ पाओगे, ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाओगे, ज़्यादा लंबे समय तक याद रख पाओगे, है ना। इसलिए आपको बोला जाता है कि ये प्रैक्टिकल करने को या देखने को आपको थोड़ा सा अचंभा लग सकता है या बोरियत लग सकता है, लेकिन ज़रूरी है वो आपके लिए, है ना। कल हम देख चुके हैं ऑलरेडी कि आनुवंशिकता होती क्या है और आनुवंशिकता के नियम क्या हैं जो कि मेंडल ने दिए थे। मेंडल ने क्या योगदान दिया था? उन्होंने जो है ये पता लगाया था कि एक प्रजाति या एक जाति के जीव जब उनके बीच में संकरण करवाया जाता है या प्रजनन करवाया जाता है तो दो प्रकार के लक्षण जो है वो अगली पीढ़ी में जाते हैं। एक को प्रभावी लक्षण बोलते हैं, जो लक्षण हमको दिखाई दे जाते हैं उनको हम प्रभावी लक्षण बोलते हैं। जो लक्षण छुपे रह जाते हैं उनको हम अप्रभावी लक्षण बोलते हैं। जैसे कि मेंडल ने लंबे पौधे और बौने पौधे के बीच संकरण करवाया था, है ना। जो पहली पीढ़ी के पौधे मिले थे वो सारे लंबे थे, लेकिन इनमें जो है वो बौने होने का लक्षण जो है वो छुपा हुआ था, है ना। बौने होने का लक्षण इनमें छुपा हुआ था। तो लंबा होना जो है वो प्रभावी लक्षण हो जाएगा और बौना होना जो है वो अप्रभावी लक्षण हो जाएगा। ये हमको बात पता होना चाहिए। मेंडल का ये योगदान था। अच्छा, मटर के पौधे का इस्तेमाल ही क्यों किया उन्होंने? क्योंकि मटर के पौधे 12 मंथ मतलब कभी भी किसी भी मौसम में उनको लगाया जा सकता है, पौधे लग सकते हैं वो, और उनमें विविधता अच्छी होती है। जो हमको लक्षण देखना है, जो लक्षण कैप्चर करना है कि क्या लक्षणों में चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो बहुत अच्छा होता है मटर के पौधों में, इसलिए उन्होंने मटर के पौधे चूज़ किए थे, है ना। उसके आगे हम आज बढ़ते हैं। हम देख रहे थे ये सारे हमने देख लिए हैं। हम ये बड़ा प्रयोग था जिसमें उन्होंने दो दो गुणों की कॉम्बिनेशन में गुण बनाए, मतलब गोल और हरे बीज लिए, झुर्रीदार और पीले बीज लिए, उनके बीच में पहली पीढ़ी की संकरण करवाया। और दूसरी पीढ़ी जो मिली उसमें बहुत सारी विविधता थी। गोल पीले बीज भी मिले, गोल हरे बीज भी मिले, झुर्रीदार पीले बीज भी मिले, झुर्रीदार हरे बीज भी मिले, है ना। तो इनके बीच जो ये अनुपात था वो था 9:3:3:1। जब 4 विविधताओं का उन्होंने लक्षणों का जब स्टडी करी थी तब ये अनुपात उनको देखने को मिला था, है ना। और अप्रभावी और प्रभावी लक्षण मेरे ख्याल से आप लिख सकते हो, अगर आता है लिखने के लिए तो। मुझे ऐसी उम्मीद है कि अप्रभावी और प्रभावी लक्षण आप आसानी से लिख पाएंगे। चलिए, इसके बाद ये लक्षण अपने आप को किस प्रकार व्यक्त करते हैं? आनुवंशिकता कार्यविधि किस प्रकार होती है? कोशिका के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक सूचना स्रोत होता है। डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है उस प्रोटीन का जीन कहलाता है। अब देखना, यहाँ पर एक शब्द आ रहा है जीन, है ना। डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है। अब ये संश्लेषण क्या होता है? संश्लेषण मतलब कि आपने प्रकाश संश्लेषण देखा ना, प्रकाश को मतलब केमिकली प्रोसेस करके ऊर्जा बनाना, वैसे ही प्रोटीन एक तरह से उसको डिकोड करना, प्रकाश को डिकोड करना और अपने हिसाब से उसमें से चीज़ बना लेना। जैसे प्रकाश से क्या बनाना? भोजन बनाना। उसी तरह से डीएनए के अंदर, डीएनए का भी एक भाग होता है जिसमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है। प्रोटीन से मतलब एक तरह से डीएनए को पढ़ने की सूचना होती है। उस प्रोटीन का वो डीएनए का विभाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है उस प्रोटीन का जीन कहलाता है।
प्रोटीन विभिन्न लक्षणों की अभिव्यक्ति को किस प्रकार नियंत्रित करती है, इसकी हम यहाँ चर्चा करते हैं। आइए पौधे की लंबाई के एक लक्षण को उदाहरण के रूप में लेते हैं। हम जानते हैं कि पौधों में कुछ हार्मोन होते हैं जो उसकी लंबाई का नियंत्रण करते हैं। अतः किसी पौधे की लंबाई पौधों में उपस्थित उस हार्मोन की मात्रा पर निर्भर करती है। पौधे के हार्मोन की मात्रा उस प्रक्रम की दक्षता पर निर्भर करेगी जिसके द्वारा ये उत्पादित होता है। समझ में आ रहा है मेरे ख्याल से कि पौधे की लंबाई एक हार्मोन पर डिपेंड करती है, और वो हार्मोन जितनी ज़्यादा मात्रा में निर्मित होगा पौधा उतना ही लंबा होता जाएगा। एंजाइम इस प्रक्रम के लिए महत्वपूर्ण है। यदि यह एंजाइम दक्षता से कार्य करेगा तो हार्मोन पर्याप्त मात्रा में बनेगा और पौधा लंबा होगा। यदि इस प्रोटीन के जीन में कुछ परिवर्तन आते हैं तो बनने वाले प्रोटीन की दक्षता पर प्रभाव पड़ेगा, वह कम दक्ष होगी, अतः बनने वाले हार्मोन की मात्रा भी कम होगी और पौधा बौना होगा। अतः जीन लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। मतलब एक नया टर्म निकल कर आया कि जीन जो है, जो लक्षणों को आनुवांशिकता के अंतर्गत हम देख रहे थे, प्रभावी लक्षण हो या अप्रभावी लक्षण हो, इन सब को कंट्रोल करने का काम डीएनए के एक भाग में उपस्थित जीन करता है। यदि मेंडल के प्रयोगों की व्याख्या जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं ठीक है, तो इसकी चर्चा हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं। लैंगिक प्रजनन के दौरान संतति के डीएनए में दोनों जनक का समान रूप से योगदान होगा। यदि दोनों जनक संतति के लक्षण के निर्धारण में सहायता करते हैं तो दोनों जनक एक ही जीन की एक प्रतिकृति संतति को प्रदान करेंगे। इसका अर्थ है कि मटर के प्रत्येक पौधे में सभी जीन के दो सेट होंगे। प्रत्येक जनक से एक सेट की वंशानुगति होती है। इस तरीके से सफल करने के लिए प्रत्येक जनन कोशिका में जीन का केवल एक सेट ही होगा। बोलना ये चाह रहे हैं कि जो जनक होंगे उनके दो जीन्स जो है वो उनकी संतति में जाते हैं। दोनों का एक सेट, मतलब दो सेट जाते हैं। एक सेट नर जनन का होता है, नर युग्मक का होता है, एक मादा युग्मक का होता है। जबकि सामान्य कायिक कोशिका में जीन के सेट की दो प्रतियां होती हैं। फिर इनसे जनन कोशिका में इनका एक सेट किस प्रकार बनता है। यदि संतति पौधे को जनक पौधे से संपूर्ण जीनों का एक पूर्ण सेट प्राप्त होता है तो चित्र 8.5 में दर्शाया प्रयोग सफल नहीं हो सकता। इसका मुख्य कारण है कि लक्षण की दो लक्षण आर वाई में दूसरे संलग्न रहेंगे। ये इसको समझने की जरूरत नहीं है। वास्तव में जीन सेट केवल एक डीएनए श्रृंखला के रूप में ना होकर डीएनए के अलग अलग स्वतंत्र रूप में होता है। प्रत्येक एक गुणसूत्र कहलाता है। तो डीएनए जो है, डीएनए श्रृंखला के जो जीन होता है, जीन का सेट वो डीएनए के रूप में ना होकर गुणसूत्र के रूप में रहता है। ये शब्द ध्यान रखना, डीएनए, गुणसूत्र और जीन, है ना। जो डीएनए वास्तव में एक जीन, इसको अंडरलाइन कर लेना है ना, वास्तव में एक जीन सेट केवल एक डीएनए श्रृंखला के रूप में ना होकर डीएनए के अलग अलग स्वतंत्र रूप में होते हैं। प्रत्येक एक गुणसूत्र कहलाता है। अतः प्रत्येक कोशिका में प्रत्येक गुणसूत्र की दो प्रतिकृतियां होती हैं। प्रत्येक कोशिका में प्रत्येक गुणसूत्र की दो प्रतिकृतियां होती हैं, जिनमें से एक नर तथा दूसरी मादा जनक से प्राप्त होती है। प्रत्येक जनक कोशिका से गुणसूत्र के प्रत्येक जोड़े का केवल एक गुणसूत्र ही एक जनन कोशिका में जाता है। जब दो युग्मकों का संलयन होता है तो बने हुए युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या पुनः सामान्य हो जाती है तथा संतति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित बनी रहती है, जो स्पीसीज के डीएनए के स्थायित्व को सुनिश्चित करता है। वंशागति की इस क्रिया में मेंडल के प्रायोगिक परिणामों की व्याख्या हो जाती है। इसका उपयोग लैंगिक जनन वाले सभी जीव कर, सीधी बात अगर निष्कर्ष निकालने को बोलूँ इसको पढ़ने के बाद, तो ये आता है कि गुणसूत्र की संख्या तो दो होती है, मम्मी में भी पापा में भी, है ना। लेकिन जब हम में वो आते हैं तो वो सिंगल रूप में, मतलब एक सेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। और उसी के कारण से हम मतलब हमारा निर्माण होता है। तो ये जो डीएनए है, मतलब जैसे मान लो उदाहरण के लिए, वैसे इसमें आएगा जिक्र, इसमें 22 गुणसूत्र का नहीं लिखा है क्या? हाँ, टोटल मिला के 23 गुणसूत्र। अब सुनना, गुणसूत्र समझ गए ना, जो हमारा डीएनए होता है ना वो श्रृंखला के रूप में होता है, उसको हम गुणसूत्र बोलते हैं। तो वो गुणसूत्र की संख्या 23 पिता में होती है और 23 ही माता में होती है। और जब ये 23 जुड़ते हैं तो हम में फिर 46 हो जाना चाहिए, बच्चे में तो 46 हो जाना चाहिए। लेकिन ये आपस में जुड़ जाते हैं और हम में भी 23 ही गुणसूत्र होते हैं। हम चाहे लड़के हों चाहे लड़कियाँ हों, हमें 23 गुणसूत्र ही होते हैं। बस इसका मतलब ये वाले पैराग्राफ को पढ़कर ये निष्कर्ष निकलता है।
है ना। दो युग्मकों का संलयन होता है तो बने हुए युग्मक में गुणसूत्र की संख्या पुनः सामान्य हो जाती है। प्रत्येक जनन कोशिका से गुणसूत्र के प्रत्येक जोड़े का केवल एक गुणसूत्र ही जनक कोशिका में जाता है। मतलब जोड़े, अच्छा एक और बात याद रखना, जोड़े और गुणसूत्र 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। मतलब टोटल कितने गुणसूत्र? 46। सेम माता में भी 23 जोड़ी गुणसूत्र, मतलब कुल मिला के 46 गुणसूत्र। तो हम में तो ज़्यादा आ जाना चाहिए थे ना, फिर हमें 46 गुणसूत्र यानी कि 92 गुणसूत्र आना चाहिए थे, लेकिन 46 ही रहते हैं। हमारे में भी 23 जोड़े ही रहते हैं, क्योंकि इन लोग का 23 जोड़े का केवल एक एक जोड़ा जो है वो एक दूसरे से मिलता है, और हम में 23 जोड़ी गुणसूत्र आते हैं। इसलिए जो डीएनए की जो कॉपी होती है उसमें गुणसूत्र की संख्या में स्थायित्व बना रहता है, जिससे डीएनए में स्थायित्व बना रहता है। और वही अब ये जो मिक्स होते हैं ना गुणसूत्र, इसी के कारण से किसी की नाक पापा पे चली जाती है, किसी की आंखें मम्मी पे चली जाती है, किसी के बाल पापा पे चले जाते हैं, या किसी की हाइट मम्मी पे चली जाती है पापा। इस प्रकार से मिक्स रहते हैं इन्हीं गुणसूत्र के कारण से, है ना। हालांकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अब ये जो लिंग निर्धारण है ये ज़रूर है, मतलब हम लड़की और लड़के कैसे बने मम्मी और पापा से, गुणसूत्र शुक्राणु तो कोई भी जा सकता था। तो कैसे निर्धारित होता है कि संतान लड़की होगी कि लड़का? आमतौर पर इसमें हमारे यहाँ जो इंडियन समाज है, जैसे पुराने ज़माने में ऐसा होता था, अब तो गर्ल्स को इतना ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, गर्ल्स एजुकेशन को। पुराने ज़माने में लड़की होना जो है वो बेकार माना जाता था, केवल पुरुष मतलब लड़का होना ही अच्छा समझा जाता था, और लड़के मतलब संतान के रूप में, है ना। और इसीलिए माता को बहुत दोष दिया जाता था अगर लड़की होती थी तो, है ना। तो हालांकि जब साइंस अब आप जब पढ़ोगे तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि लड़की होने के लिए पिता जिम्मेदार है ना। पिता का गुणसूत्र ही डिसाइड करता है संतान लड़की होगी कि लड़का होगा। तो माता पर ये निर्भर नहीं करता है, किस पर निर्भर करता है? पिता पर। अब थोड़ा सा लिंग निर्धारण समझ लेते हैं। यहाँ पर ये चीज़ तो आप खुद पढ़ लेंगे, मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। बहुत कम जुड़े हुए कान दिखे, हाँ कर्ण पल्लव सबके ज़्यादातर अलग ही दिखे होंगे। तो लिंग निर्धारण में होता क्या है, मैंने बताया आपको 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जोड़ी, है ना। 23 जोड़ी गुणसूत्र पापा में भी होते हैं, मम्मी में भी होते हैं। 23 में से 22 सेम टू सेम होते हैं, केवल एक जोड़ी गुणसूत्र अलग अलग होता है ना। मान लो, अच्छा ये जो आखिरी जोड़ा होता है ना उसको x और y मानते हैं, पिता में मानते हैं x और y, और माता में x और x। पिता में x और y गुणसूत्र होता है, कौन सा? 23वां जोड़ा। माता में x और x होता है। जब ये वाला x इस वाले x से मिल जाता है तो संतान x होती है। अरे नहीं, उधर उल्टा बना दिया मैंने। ये वाला x जब इस वाले x से मिल जाता है तो x बन जाता है और संतान लड़की होती है। और जब y x से मिल जाता है तो x और y गुणसूत्र मिलता है और संतान लड़का होता है ना। तो इस डायग्राम को ये वाली चीज़ इधर से हटा देना, ये ज़रूरत नहीं है इसकी। आपको केवल ये, अच्छा ये डायग्राम अगर बनाते नहीं बने तो भी आप केवल यहाँ पर ऐसा गोला बना सकते हो और लिख सकते हो यहाँ पर नीचे नर, और इस साइड भी ऐसा गोला बना सकते हो, लिख सकते हो मादा। इसमें x सॉरी नर में तो x और y होगा ना, और मादा में x और x। फिर एरो बनाकर लिखोगे x और x, जहाँ x और x मिल जाते हैं वहाँ संतान लड़की होती है, जहाँ x और y मिल जाते हैं वहाँ संतान जो है वो लड़का होता है। तो नर और मादा की जगह लड़का और लड़की भी लिख सकते हो आप, है ना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। डायग्राम अगर ये वाला नहीं बनाते बने बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, इन चीज़ों को मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। x y y दिखाओ, कैसे बता दे रहा हूँ।
लिंग निर्धारण का क्वेश्चन बन सकता है, 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण बहुत कॉमन टॉपिक है। अगर बाहरी शेप बना सकते हो तो बना दो, बहुत अच्छी बात है ना। इसको लिखोगे नर। नर में कौन से पाए जाते हैं? एक्स और वाई। और अब मादा को अलग बनाना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि दोनों सेम दिखेंगे, तो आप बाल बना दो उनके, है ना। टॉयलेट्स में नॉर्मली इसी तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है, बाल चेंज करके। मादा में नर मादा, मादा में कौन से गुणसूत्र होते हैं? एक्स और एक्स। एक्स और एक्स जब आपस में मिल जाते हैं, एक्स और एक्स, तो संतान, यहाँ पर लिखोगे संतति या संतान। एक्स और एक गुणसूत्र मिल जाते हैं तो संतान लड़की होती है, और एक्स और वाई मिल जाते हैं तो संतान लड़का होती है। ऐसा बना सकते हो आप, है ना। जो बच्चे बिल्कुल एज इट इज़ कॉपी कर सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होंगे, प्रैक्टिस कर सकते हैं। बुक का डायग्राम वो तो है ही, देखो बुक से अच्छा बेस्ट डायग्राम कोई नहीं बना सकता, लेकिन ये चीज़ मैं बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ कि अगर हम भूल जाएं तो हमको कम से कम ये प्रोसेस याद रखना है कि एक्स वाई में लड़का होता है और एक्स एक्स में लड़की होती है। कम से कम ये याद रखना है। वो बना पाओ तो फिर वो तो बेस्ट है, उसमें कोई वो है नहीं, बस उसमें युग्मनज जोड़ दिया और कुछ नहीं, है ना। शुक्राणु अंडाणु दिखाए हुए हैं और युग्मनज जोड़ दिया हुआ है, बाकी कुछ ऐसा खास नहीं है। बना सकते हो ये वाला डायग्राम भी। युग्मक एक्स और वाई जोड़ दिया और यहाँ पर अंडे दिखा दिए, एक्स और एक्स ही रहता है वो तो मतलब एक कॉमन है ना एक्स ही, तो एक्स गुणसूत्र यहाँ दिखा दिया। ये दोनों युग्मनज एक जैसे दिखाया हुआ है। तो जैसा भी आप करना चाहो, तो लिंग निर्धारण इतना कोई कठिन टॉपिक नहीं है, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, इसलिए 2 मार्क्स में एक्सपेक्टेड है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं गुणसूत्रों की संख्या पूछी जाती है, तो याद रखना टोटल 22 जोड़ी एक समान होते हैं और एक जोड़ी अलग अलग रहता है, जिसको हम लिंग सूत्र कहते हैं। जो एक अलग रहता है ना उसको ही लिंग, क्योंकि उसी के आधार पर हमारा लिंग निर्धारण हो रहा है कि हम पुरुष हैं कि महिला, हम लड़के हैं कि लड़की, है ना, इसीलिए उसको लिंग सूत्र बोलते हैं। तो स्त्रियों में एक्स एक्स गुणसूत्र पाया जाता है और पुरुषों में एक्स वाई गुणसूत्र पाया जाता है, वही लिंग निर्धारण करता है। ठीक है, मेंडल के प्रयोगों से अब क्वेश्चन आंसर बचे हुए हैं, इसके बहुत छोटा सा वो था, और क्वेश्चन आंसर यहाँ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें, मतलब चैप्टर के अच्छे नहीं है, है ना। आपने क्या क्या सीखा? जनन के समय उत्पन्न विभिन्नताएं वंशानुगत हो सकती हैं। इन विभिन्नताओं के कारण जीव की उत्तरजीविता में वृद्धि हो सकती है। लैंगिक जनन वाले जीवों में एक अभिलक्षण के जीन के 2 प्रतिरूप होते हैं। इन प्रतिरूपों को एक समान न होने की स्थिति में जो अभिलक्षण व्यक्त होता है उसे प्रभावी या अन्य को अप्रभावी लक्षण कहते हैं। विभिन्न लक्षण किसी जीव में स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। प्रभावी लक्षण की डेफिनेशन इसमें ठीक नहीं लगी मुझको, है ना। आप जो समझाइए कल वही याद रखो। विभिन्न लक्षण किसी जीव में स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं, संतति में नए संयोग उत्पन्न होते हैं। विभिन्न स्पीसीज में लिंग निर्धारण के कारण भिन्न हो सकते हैं। मानव में संतान का लिंग इस बात पर निर्भर करता है कि पिता से मिलने वाले गुणसूत्र एक्स है। अगर एक्स मिलता है पिता से तो लड़कियां होती हैं, अगर वाई मिलता है तो संतान लड़का होता है ना। बाकी के बीच के क्वेश्चन और देख लेते हैं स्टार्टिंग से और इस चैप्टर को खत्म करते हैं। यदि लक्षण ए अलैंगिक प्रजनन वाली समष्टि के 10% सदस्यों में पाया जाता है तथा लक्षण बी उसी समष्टि में 60% जीवों में पाया जाता है, तो कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न होगा? जाहिर सी बात है, जो ज़्यादा प्रतिशत जीवों में होगा वही लक्षण ज़्यादा सबसे पहले उत्पन्न होगा। विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी स्पीसीज का अस्तित्व किस प्रकार बढ़ जाता है, तो ये तो अपन पहले ही बात कर चुके हैं बैक्टीरिया के उदाहरण लेके। विभिन्नता अगर उत्पन्न होगी तो वो टेम्परेचर ज़्यादा झेल पाएगा। मच्छरों का उदाहरण दिया था मैंने, है ना। विभिन्नता के कारण से ही उनमें रोग प्रतिरोध क्षमता ज़्यादा होती है और वो लंबे समय तक जिंदा रह सकते हैं और उत्तरजीविता के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं पिछले चैप्टर में इस पर बहुत ज़्यादा।
उसके बाद यदि हम बात करें मेंडल के प्रयोगों द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी हैं अथवा अप्रभावी, तो मेंडल ने मटर के दानों पर प्रयोग किया था और उन्होंने जब लंबे और बौने पौधे का संकरण करवाया तो पहली पीढ़ी के सभी पौधे लंबे थे, लेकिन जब पहली पीढ़ी के पौधों के बीच संकरण करवाया गया तो अगली पीढ़ी में हमें एक पौधा बौना प्राप्त हुआ, जिससे ये ज्ञात होता है कि पहली पीढ़ी में बौना होने का लक्षण अप्रभावी लक्षण था, जबकि लंबा पौधा होना प्रभावी लक्षण का था, है ना। जो लक्षण दिखाई दे जाते हैं उनको प्रभावी लक्षण बोलते हैं, जो दिखाई नहीं देते उन्हें अप्रभावी लक्षण बोलते हैं। मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं, तो मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं मतलब रैंडमली, क्वेश्चन समझ में नहीं आया। मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं, स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। यार आंसर इसको नॉर्मल सी बात है, वो जो लंबे होने का गुण था वो कितने भी पौधों में डिपेंड करता है, कितने संतति कितनी होंगी, तो वो रैंडमली कितने भी पौधों में हो सकता है लंबा होने का गुण या लंबा होने का लक्षण या बौने होने का लक्षण, वो कितने भी पौधों में हो सकता है, डिपेंड करता है कितनी संतति हैं। तो बिल्कुल मेरे को थोड़ा सा इसमें डाउट है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा अपन। एक ए रुधिर वर्ग वाला पुरुष एक स्त्री जिसका रुधिर वर्ग ओ है से विवाह करता है, उनकी पुत्री का रुधिर वर्ग ओ है, क्या यह सूचना पर्याप्त है यदि आपसे कहा जाए कि कौन सा विकल्प लक्षण रुधिर वर्ग ए अथवा ओ प्रभावी लक्षण है? अपने उत्तर का स्पष्टीकरण दीजिए। तो जाहिर सी बात है, पुरुष का जो ब्लड ग्रुप है वो ए है और स्त्री का ओ है। जब बच्ची जन्म लेती है तो उसका भी ग्रुप जो है वो ओ आता है। तो बोल रहे हैं आप ये बता सकते हैं कि कौन सा प्रभावी लक्षण है, रुधिर वर्ग ए ज़्यादा प्रभावी है या ओ प्रभावी है? तो मेरे ख्याल से तो ओ ही प्रभावी होगा, जाहिर सी बात है, तब ही तो वो संतति में देखने को मिला ना। जो भी लक्षण प्रभावी होता है ना उसके परसेंटेज, ऊपर वाले क्वेश्चन में अपन ने देखा था परसेंटेज, मतलब जो प्रभावी लक्षण होगा उसकी मात्रा ज़्यादा होगी, जाहिर सी बात है, तो ओ प्रभावी लक्षण होगा, इसी कारण से बेटी में ओ आया है ना। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, तो ये अभी जस्ट अपन ने बात करी, इसको रहने देते हैं। मेंडल के प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनमें बैंगनी पुष्प थे का संकरण पौधे जिनमें सफ़ेद पुष्प से कराया गया। इनकी संतति में सभी पौधों में पुष्प बैंगनी रंग के थे, परंतु उनमें से लगभग आधे बौने थे। इससे कहा जा सकता है कि लंबे जनक पौधे की आनुवांशिक रचना निम्न थी। इतना बड़ा क्वेश्चन कौन देता है यार, फिर से ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल भी कुछ काम के नहीं है, कुछ भी काम के नहीं है। कुत्ते के प्रभावी रंग, खाल के रंग का अपन ने प्रयोग अब भी हाल, मतलब जब कल पढ़ा था इसको, संतति में नर एवं मादा जनक द्वारा आंशिक योगदान बराबर किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है, बराबर की भागीदारी किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है। उनके जीन जो है वो डीएनए जो है वो डिवाइडेड रहता है जीन में, और प्रत्येक जीन जो है जो नर और मादा दोनों के जीन जो है वो आपस में केवल जोड़े दो रहते हैं, लेकिन एक एक जीन जो है आपस में मिलता है। आज ही पढ़ा अपन ने, एक एक जीन मिलते हैं, जिससे जीन की जो गुणसूत्रों की संख्या है वो 23 की 23 बनी रहती है और डीएनए में स्थायित्व आता है। इसीलिए दोनों आनुवंशिक योगदान में दोनों की भागीदारी रहती है ना, क्योंकि दोनों के गुणसूत्र जो है वो संतति में जाते हैं। एक अध्ययन से पता चला कि हल्के रंग की आंखों वाले बच्चों के जनक की आंखें भी हल्के रंग की होती हैं। इसके आधार, हल्का रंग क्या होता है भाई, इसके आधार पर आप क्या कह सकते हैं कि आंखों के हल्के रंग का लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। हल्के रंग की आंखों वाले बच्चों के जनक की भी आंखें हल्के रंग की होती हैं, इसके आधार पर हम क्या कह सकते हैं? हल्के रंग में यहाँ ये समझ रहा हूँ कि ब्लैक ना होकर, ब्राउन ना होकर, जो कंची आंखें जिसको बोलते हैं ना, उनकी कंची आंखें इसलिए होती हैं क्योंकि उनके जनक की भी कहीं ना कहीं तक कंची आंखें। तो बोल रहे हैं जो आंखों का हल्का रंग है वो प्रभावी है अप्रभावी? अब अगर डिपेंड करता है सारी संतानों में वो अगर देखने को मिल रहा है तो वो प्रभावी हो जाएगा, अगर 4 में से 1 संतान में है तो वो अप्रभावी हो जाएगा। वैसे तो अगर माता पिता में हो और बच्चे में आ रहा है तो प्रभावी लक्षण ही होगा, है ना। लेकिन अब डिपेंड करता है संतानें कितनी हैं,
अगर 4 संतान है और 4 में से 3 का डार्क रंग आ रहा है और 1 का, तो फिर वहाँ पर वो अप्रभावी हो जाएगा पहली पीढ़ी में। लेकिन अगर नॉर्मली पूछा जाए तो अगर माता पिता में है और बच्चे में आया है तो प्रभावी लक्षण ही होगा, है ना। ऑब्जेक्टिव देख लेना आप अपने हिसाब से, जो भी होगा उसको एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो ये था हमारा 8वां चैप्टर, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब इसके क्वेश्चन आंसर बुक में तो बहुत बेकार दिए हुए हैं, ज़्यादा काम के नहीं है बुक के क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि बुक से क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें से अगर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है तो। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि परीक्षा अध्ययन या गाइड आपके पास जो भी होगी उसके क्वेश्चन हल कर लो। अगर ये क्वेश्चन मैंने आपको ये वाला चैप्टर भेजा है, यदि भेजा है मैंने, तो वो चैप्टर बहुत बड़ा होगा और क्योंकि कोर्स रिड्यूस नहीं हुआ था तब का है ये चैप्टर, है ना। लेकिन अब जो है रिड्यूस हो गया, तो सारे क्वेश्चन अगर लिख लिए होंगे आपने तो याद सारे मत करिएगा। मेरे को एक बार देखना पड़ेगा कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चन थे जो मैंने भेजे हैं आपको, उसके आधार पर ही अपन बात करेंगे। चलो अब एक काम करिए, बदमाश नाम से कौन आ रहा है भाई, मैं एंट्री दूंगा ही नहीं। एक काम करो अब वैसे अब रहा नहीं है इस चैप्टर में कुछ समझाने लायक, तो एक शिकायत मिली है आज मेरे को MM से। शिकायत ये है, मैंने शायद आप लोग को पहले ही बताया था इस बारे में कि जब ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करी थी उस टाइम ही समझाया था आप लोगों को कि मैं जो भी यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ उसका ढिंढोरा नहीं पीटना है आपको, और अगर टीचर कुछ पढ़ा रहा है तो टीचर को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है। आपको ये नहीं बोलना है कि हम भैया से पढ़ के आ रहे हैं या भैया से बोल रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं होना था, है ना।